शामिल नहीं है। धर्म और तमाम अध्यात्म की जगह में हम बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन परिवार की सीमा में कुछ उतरता दिखाई नहीं दे रहा है ना। एक व्यक्ति अच्छा हो सकता है, अच्छे होने का मतलब है इंद्रियों में संयमित हो सकता है, लेकिन जब परिवार में व्यवहार, परिवार में शिक्षा में और समाज में आने की बात करते हैं तो फिर वो एक तरफा होकर रहे, क्योंकि एक साधना को सभी लोग तो करेंगे नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि बेसिकली हम उस पार्ट को बुद्धि कह रहे थे। तो ये बुद्धि वाला काम अभी होना शेष है, इसलिए कहा कि ये वाला पार्ट अभी छूटा हुआ है। फिर भी मैंने जो कहा था कि यदि किसी को लगता है तो मैं एक एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, उससे हमारा दिन भर का जो मेहनत हुआ है उसका भी क्रॉस चेक हो जाएगा। देखिए, ये जॉब और ज़िंदगी को लेके क्लैरिटी और जिंदा रहने और जीने को लेके क्लैरिटी, साधन और संबंध की उपयोगिता को लेके क्लैरिटी, ये दो अलग अलग दुनिया है ना। तो जब तक इन दो की क्लैरिटी हमारी नहीं बनेगी तब तक जिंदगी हमारी होलसम नहीं होगी, संपूर्ण नहीं होगी, समग्रता में नहीं होगी, है ना। खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो अपना भाव और विचार चलता है वो तो अभाव में है, वो तो परेशानी में है। ये दुनिया बनी रहेगी। हम बहुत कुछ समाज में सामाजिक कार्यों के रूप में कर रहे हैं। तो इस चर्चा पे, अब ये चर्चा इतनी लॉजिकल है और इतनी साफ सुथरी है कि इसमें दिख जाता है कि जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग बात है। तो एक सज्जन ने बहुत परेशान होकर कभी कहा, और उसकी परेशानी मेरे को बहुत सारे शिविरों में मदद किया, क्योंकि मैं उसी एग्जाम्पल को यूज़ कर रहा हूँ कई सालों से। तो एक अभी मैं आपसे भी पूछूंगा, फिर आप बताइएगा कि आपका क्या आंसर है। एक व्यक्ति ने किसी शिविर में कहा कि मैंने 65 बार रक्तदान किया है, 65 बार, 65 टाइम्स, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के, बिना अखबार में नाम छपाने की अपेक्षा से। अब बताओ मैं जिंदा हूं कि जी रहा हूं? ठीक हो गया? तो 65 बार किसी ने ब्लड डोनेट किया, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के, बिना अखबार में नाम छपाने की अपेक्षा के। व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस एक्टिविटी को हम जीने में रखेंगे कि जिंदा रहने में रखेंगे? क्वेश्चन क्लियर है? बात पहुंच रही? चलिए तो वोटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के, बिना अखबार में नाम छपाने की अपेक्षा में दूसरे को ब्लड डोनेट करना, निस्वार्थ, सांसारिक स्वार्थ की बात कर रहा हूं, ये जीने में आएगा? कितने लोगों को लगता है कि ये जीने में आएगा? फिर से हाथ उठाइए, ठीक से उठाइए, जोर से, जैसे मेरा उठा है। लगभग 50%, 45%। कितने लोगों को लगता है कि ये जिंदा रहने में आएगा? लगभग 25%। ठीक। कितने लोगों को लगता है कंफ्यूजन है? हाथ उठाइए जितने लोग कंफ्यूजन है। अब जो लोग शरीर से सभा में हैं, मन से नहीं है, वो भी हाथ उठाइए। जिनका हाथ उठा नहीं वो हाथ उठाइए, जिनका तीनों बार में नहीं उठा वो है, बगल वाला उठा दे। तो फिर भी आपका रेशियो अच्छा है ना। अब दोनों अपना अपना एक्सप्लेन करें। जिन्होंने हाथ उठाया कि 65 बार रक्तदान करना जीने में आएगा, वो अपना एक्सप्लेन करें क्यों उनको ऐसा लगता है। जिनको लगता है कि ये जिंदा रहने में आएगा, वो अपना एक्सप्लेन करें। हाँ जी, बोलिए, कौन बोलेगा? हाँ, किस में बोल रहे हैं पहले, जिंदा रहने में कि जीने में? मैं जीने के पक्ष में बोल रहा हूँ। जीने के पक्ष में। लेकिन वो व्यक्ति यदि उसका एडवर्टीजमेंट करता है तब तो वो जिंदा है। हाँ, नहीं, वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, इसलिए उस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल एक्टिविटी पे बात करेंगे। मैंने रक्तदान किया जी, और बिना आर्थिक अपेक्षा के किया, बिना अखबार में नाम छपाने की अपेक्षा के किया, दूसरे को मदद करने के भाव से किया जी, तो जिंदा है। तो जिंदा है, जिंदा रहने जीना है, सॉरी, जीने में आएगा, जीने में आएगा जी, जीने में आएगा। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, पीछे दीजिए। क्योंकि वो जीना में आएगा, क्योंकि वो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अभाव के वो दूसरे की ज़िंदगी बचा रहा है, दूसरे को डोनेट कर रहा है,
और अपना ख्याति नहीं चाहता, इसीलिए वो जीने में आएगा। जी, बढ़िया। और कोई? मुझे लगता है ये जिंदा रहने में आएगा, क्योंकि ब्लड देना मतलब फिजिकल नीड को फुलफिल कर रहे हैं। तो फिजिकल नीड को यदि फुलफिल कर रहे हैं मतलब वो जिंदा रहना है, उसमें भाव को या जीवन को जीने को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। बढ़िया। और कोई? और कोई? वो जिंदा रहने में ही दिख रहा है उनका, क्योंकि उनको लगता है कि मैं शरीर में इतना सक्षम हूँ, बस भले उसके मन में शरीर बल से वो बात कर रहा है वो। और कोई? और? हाँ जी, आगे कुछ कहना चाह रहे? अगर हम उसे जिंदा रहने में रखते हैं तो जीने की ओर पहला कदम मान सकते हैं, या एक कदम उसने हमें आगे बढ़ाया, ये भी मान सकते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया। और कोई? हो गया? हाँ जी। ये आपके प्रेजेंट क्वेश्चन से कनेक्टेड नहीं है। आपने ये जो कहा कि और भी कोई चीज़ में अगर आपको कहीं असमंजस लग रहा है तो आप बोल सकते हैं। ये जो आपने बात कही कि ज़िंदा रहना एक अलग दुनिया है और जीना एक अलग दुनिया है, और ज़िंदा रहने के जो भी साधन हैं वो किसी भी वे से कनेक्टेड नहीं है उसमें, वो बात हमें समझ में नहीं आई। ठीक, वो तो हो सकता है। चलिए, तो बात पूरी कर दें। तो देखिए, हालांकि आप लोगों ने सभी ने काफ़ी अच्छे व्यूज़ दे दिए और मैं दिल से सभा को अप्रिशिएट करूंगा कि मैंने कितने सारे शिविर किए हैं जिसमें 7 दिन का शिविर को यहीं से शुरू कर, ऐसा मान लीजिए कि आपका 7 दिन का पहला दिन पूरा हो गया। पुराने शिविर वाले इस बात को बोल सकते हैं? पुराने शिविर वाले इस ऑडियंस के प्रति क्या रिस्पॉन्स करेंगे, है ना? तो मुझको लगता है कि जो भी आप लोग का सत्संग का प्रभाव होगा, जो भी और प्रभाव होंगे, हो सकता है मैं समझ रहा हूँ नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन एक दिन के रूप में जो चर्चा हो सकती थी और जिस तरह का भाई बहनों का रेशो समान है और जिस तरह से दोनों ने बिल्कुल समान रूप से पार्टिसिपेट किया है और जिस तरह के निष्कर्ष आप लोग कह रहे हैं, तो लगभग मैं बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारी सभा एक बहुत शानदार सभा है। क्योंकि अक्सर इन सभाओं में जब मैं फाइनली ये रखता ही हूँ ये एग्जाम्पल कि 65 बार ब्लड डोनेट किया, जब ये ब्लड डोनेशन की बात आती है तो लगभग सभा का 90% वर्ग हाथ उठा देता है। ऐसा हमने अधिकांश शिविरों में देखा। लेकिन आपके यहाँ लगभग ये रेशो एकदम बराबर नहीं था, लेकिन बराबर के आसपास था। तो ये क्लैरिटी, और आपने बोला ही है, देखिए एक व्यक्ति किसी को ब्लड डोनेट करता है तो जिसको ब्लड डोनेट किया गया ये उसके जिंदा रहने में सहयोग हुआ कि उसके जीने में सहयोग हो गया? भाई मेरे ब्लड डोनेट करने से दूसरे का परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति स्वयं के प्रति विश्वासपूर्ण हो जाएगा। क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा नहीं होगा। और मैंने ब्लड डोनेट किया इसलिए मेरा परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इससे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि बेसिकली दूसरे के लिए उपकार करने का मतलब है कि यहाँ बेसिकली वो सेवा है। उपकार शब्द का मीनिंग थोड़ा और आगे आता है। तो दूसरे के जिंदा रहने में हमने सहयोग दिया है, जीने में सहयोग देना तो अलग तरह की बात है। तो यहाँ ये एग्जाम्पल जिंदा रहने की श्रेणी में आएगा। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि वो जिंदा रहने से 2 कदम आगे बढ़ा। इसलिए इस सभा को यदि समराइज करने की तरफ हम चलें तो फाइनल कमेंट के रूप में तो बेसिकली 3 स्थितियां हैं। एक स्थिति है संवेदनहीनता, एक दूसरी स्थिति है जिसको हम कह रहे हैं संवेदनशीलता,
एक तीसरी स्थिति है जिसको हम कह रहे हैं संज्ञानशीलता। तो ब्लड डोनेट करने वाला किस में आएगा? संवेदनशीलता। तो दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में अपने तन मन धन का नियोजन अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुकून के लिए, दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में अपने तन मन धन का नियोजन अपने सुकून के लिए जब हम करते हैं तो इसका नाम संवेदनशीलता है। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए मोहवश भी संवेदनशील होते हैं, है ना। एक माँ बाप पशु भी जब तक पशु का बच्चा दूध पीता है तब तक वो अपने बच्चे के लिए बहुत संवेदनशील होता है। मानव में ये संबंध, है ना, आखिरी सांस तक हम पहचानना चाहते हैं, लेकिन संबंध को पहचानने की योग्यता नहीं है, तो हमने अपनों से दुख पाया है, अपनों को दुख दिया है। तो इसका मतलब है कि मानव में संवेदनशीलता कोई चीज़ है, और सही अर्थों में कोई मानव संवेदनशील है, उसकी पहचान उसकी परिवार की सीमा के बाहर उसने अपना क्या तन मन धन दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में लगाया है, इसका नाम संवेदनशीलता है। क्या कोई व्यक्ति हमेशा संवेदनशील है? तो एक व्यक्ति किसी के लिए संवेदनशील और किसी के लिए, और किन्हीं क्षणों में संवेदनशील और किन्हीं क्षणों में, लेकिन अपनी स्थिति को हम खुद वॉच कर ही सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, इसको हम अपने आप में देख ही सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सारा काम है, जो हम कह रहे थे कि जिंदा रहने का सामान जीने में काम नहीं आता है, उसका मतलब इतना ही है कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस है। मेरा स्टेटस गाड़ी नहीं है, पद नहीं है, पद पे बैठना मेरा स्टेटस नहीं है, पद पे बैठ के क्या डिलीवर किया ये मेरे सम्मान का आधार है। तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस है। मेरी स्टेट ऑफ माइंड में, है ना, भय से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, फ्रीडम कितना है, तो सही अर्थों में मेरे स्टेट ऑफ माइंड में स्टेबिलिटी कितनी है, मेरे स्टेट ऑफ माइंड में, है ना, सभी के लिए मेरा स्टेट ऑफ माइंड में मेरा भाव और विचार सभी के लिए कितना सुखदायी है। इसलिए सूत्र भी है कि सर्व शुभ में मेरा शुभ समाया है। तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड में सर्वशुभ कितना समाया है, और उसकी पहचान ये है कि उसके लिए मैंने कितना तन मन धन लगाया है। तो मेरा तन मन धन कहाँ लगता है, उसी चीज़ को मैंने प्रायोरिटी माना है। तो इस रूप में आप देखोगे तो ये स्टेट ऑफ माइंड पैसे से बन जाता है क्या? अमीरों के बच्चे हमेशा पढ़ने में अच्छे होंगे, गरीब के अच्छे नहीं होंगे, ऐसा होता है? अमीर घरों में आपस में संबंध बहुत अच्छे होंगे, गरीब घरों में नहीं होंगे, ऐसा होता है? इसका मतलब है स्टेट ऑफ माइंड जैसी होगी वैसा होता है। तो इसलिए जब इस बात को बोल रहे हैं कि जिंदा रहने का सामान जीने में काम नहीं आता है, तो शरीर एक अलग रियलिटी है। जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो शरीर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि मन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं? जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो शरीर की बात कर रहे हैं, जब जीने की बात कर रहे हैं तो मन की बात कर रहे हैं। तो ये मानसिकता की दुनिया है, ये सुविधा की दुनिया है। ठीक, सुविधा का ना होना हमको दुखी कर सकता है, सुविधा का ना होना हमको दुखी कर सकता है, पर दुनिया की सारी संपत्ति आपके नाम कर दी जाए तो भी आपका मन अभाव से मुक्त हो जाएगा, इसका कोई रिलेशन नहीं। तो धीरे धीरे हमारी इस बात पे क्लैरिटी बनेगी कि दो अलग दुनिया है, दोनों की तैयारी अलग है, दोनों का सामान अलग है ना, और इस यात्रा को हम उस रूप में आगे बढ़ा पाएंगे। तो मुझको लगता है जहाँ से मैंने बात शुरू की थी फिर से वहीं पे लेके आता हूँ। यदि एड्रेस ही गलत है तो कितने घंटे मेहनत करने से सफल होंगे? क्या एड्रेस गलत निकला? सुबह से अभी तक की चर्चा में क्या पहचान में आया? हमारे पास क्या एड्रेस था और जिंदगी का क्या एड्रेस है? क्या एड्रेस था हमारे पास? हम क्या मान के चल रहे थे? क्या मान के चल रहे थे? क्या मान के चल रहे थे? हम मान के चल रहे थे कि जॉब ही जिंदगी है। हम मान के चल रहे थे जिंदा रहना ही जीना है।
हम मान के चल रहे थे गाड़ी में एसी और घर में एसी लग जाएगा तो जीना हो जाएगा। हम मान के चल रहे थे कि ये सो कॉल्ड एजुकेशन पा लिया तो जीना हो जाएगा, किसी पद पे पहुंच गए तो जीना हो जाएगा। ये सारे एड्रेस क्या साबित हुए? ये सारे एड्रेस क्या साबित हुए? सारे एड्रेस गलत साबित हुए। क्या एड्रेस है? अपने भाव और विचार की दुनिया पे अपना अधिकार आ जाए तो पद धन गलत है ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ये सब उपयोगी चीजें हैं, लेकिन ये जिंदा रहने का सामान है कि जीने का सामान है? जीने का सामान है मेरे भाव और विचार की क्वालिटी, मेरे अंदर बुद्धि की क्वालिटी, मेरी बोध की क्वालिटी, मेरा जानना, है ना, ये ज्ञान की दुनिया है। तो शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है, मेरी आवश्यकता ज्ञान है। शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? जोर से बोलो। रोटी कपड़ा मकान। ये देखो, अरे रोटी कपड़ा मकान मानव की मूलभूत आवश्यकता है कि शरीर की मूलभूत आवश्यकता है? बहुत साल बुद्धू बनाया, ये एजुकेशन ने हमको बुद्धू बनाया। सारी जिंदगी रोटी कपड़ा मकान में अटके रहे। दिल्ली की ज़िंदगी, दिल्ली में मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, पिछले सालों दिल्ली में काम करने का मौका मिला। तो दिल्ली में 99% लोगों से पूछोगे तो क्या उपलब्धि है, जब आदमी रिटायर हो जाए तो उससे पूछो कि क्या क्या उपलब्धि हुई, तो 1 फ्लैट 2 फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट। मैक्सिमम लोगों की उपलब्धियां इतनी हैं। पहले मकान किराए का था, फिर अपना हो गया, फिर एक और इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर एक और कर दिया, तब तक ज़िंदगी पूरी हो गई। तो सारी ज़िंदगी पत्थर कमाए, ज़िंदगी नहीं कमाई। क्या ठीक है? मकान अपना रहे, ज़िंदगी किराए पे रह जाए, है ना, या ज़िंदगी अपनी हो जाए चाहे मकान किराए पे रह जाए? समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझ में तो मकान ही आता है। जिंदगी जाए किराए पे, मकान अपना हो जाए। हाँ जी, धन्यवाद। मेरी ओर से समाप्त। बोलो सुधीर भाई। हाँ जी, मेरी ओर से समाप्त होता है। टाइम है 4 बजने में 5 मिनट। तो यदि आप लोगों की कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैं अपने मित्रों का परिचय करा दूं। हमारे बीच में बसंत भाई, पूनम बेन हैं, आप दोनों खड़े हो जाइए। आप आदरणीय अयोध्या प्रसाद जी साहू जी के दामाद और बेटी हैं, और साथ में इनके दोनों बच्चे हैं। ये दोनों अभ्युदय संस्थान में पिछले कई सालों से वहीं पे रह रहे हैं और ऐसा समझने जीने के प्रयास में हैं हम सभी लोग। बैठिए, धन्यवाद, है ना। पीछे राजा भाई हैं, एक बार खड़े हो जाएं। राजा भाई रायपुर में तमाम गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, और वे पेशे से व्यवसायी हैं, और आपका परिवार तन मन धन से इस काम में लगा है, और अभ्युदय संस्थान की स्थापना में आपकी बड़ी भूमिका रही है। पीछे हमारे मित्र संतोष जी हैं, आप भी रायपुर से हैं, और हमारे मित्र डॉक्टर सुधीर उपरीत जी अंजोरा वेटनरी कॉलेज में डीन हैं, और अचल भाई, अचल अग्रवाल जी NIT रायपुर के पास आउट हैं, है ना। तो ये कुछ लोग हैं जो पहले से साथ में चल रहे हैं। है? हाँ, हम लोग सामान से सम्मान पाने की राह में छत्तीसगढ़ से दिल्ली गए, और वहाँ पे नौकरी और काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद ये समझ में आया कि सामान से सम्मान भी नहीं मिल सकता और सुख भी नहीं मिल सकता। तो लगभग 10 वर्षों से हम लोग दिल्ली से ट्रांसफ़र लेकर यहाँ आए रायपुर में। रायपुर में आने का एक जो मेन प्रयोजन था, अभिभावक विद्यालय, है ना, जैसे नाम आपको लगता होगा। अभिभावक मतलब हम सभी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सभी अभिभावक हैं।
तो अभिभावकों की संयुक्त अभिव्यक्ति है अभिभावक विद्यालय। तो जो शासन के द्वारा नहीं संचालित है, किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा नहीं संचालित है, केवल अभिभावकों के द्वारा। तो ऐसे अभिभावक जो ये शिविर करते हैं और सोचते हैं कि ज़िंदगी जीना ही हमारा मुख्य मकसद है, हमारे बच्चे हमारी संपत्ति हैं, हमारी जिम्मेदारी हैं, ना कि समाज की, ना ही किसी शासन की। तो ऐसे लोगों ने मिलकर अभिभावक विद्यालय की शुरुआत की। तो मेरा शिविर सोम भैया से ही हुआ, अध्ययन शिविर भी सोम भैया से ही हुआ। तो मुख्य रूप से सोम भैया का हमारे अभी तक की 10 वर्षों की यात्रा में, समाधान समृद्धि की यात्रा में बहुत मुख्य योगदान रहा, जो मैं चाहती थी कि मैं अपने अभिभावकों के साथ में शेयर कर पाऊँ। तो पहले भी बहुत सारी कोशिशें हुई साहू समाज में और यहाँ पे भी। तो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशहाली का दिन है कि मेरे सारे माता पिता इस बात को सुन पाए। तो शुरुआत एक दिन की है और मेरी पूरी मैं जानती हूँ कि हर मनुष्य यही चाहता है, क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों को दिल्ली से जब लाई थी तो मैं सोची थी रायपुर में मैं स्टे कर जाऊँगी, पर दिल्ली और रायपुर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अभी जैसे ही आप अपने मकान से नीचे उतरो, मार्केट पूरी सजी हुई है। हम कहाँ मोबाइल से बचाएं, कहाँ चिप्स से बचाएं, कहाँ अमानवीयता से बचाएं, कोई जगह नहीं बची है। उसमें हम लोगों ने गांव को चुना। सोम भैया के पड़ोस में ही हमको रहने का अवसर भी मिला। तो एक गांव में अभी कोशिश है, काफ़ी सारी कोशिशें हैं जो विस्तार में हम आपको बाद में बताएंगे। एक बाबूजी का प्रश्न था प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो इन शिविरों के बाद, ये तो 7 दिन के शिविर होते हैं, इसके बाद में जो लोग और इच्छुक होते हैं वो 1 वर्ष के बाबा जी का जो पूरा वाङ्मय है, पूरे अस्तित्व का अध्ययन, वो होता है 1 वर्ष के 6 महीने के शिविर होते हैं। इस दौरान कुछ अभिभावक फिर निकलते हैं जो लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मेरी है, इस विश्व की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे अभिभावक और आगे बढ़ते हैं कि मुझे और कुछ नहीं, केवल जिम्मेदारी, समझदारी, ईमानदारी पूर्वक जीना है। ऐसे लोग मिलकर अभिभावक विद्यालय को स्थापित करे हैं। ये अभिभावक विद्यालय रायपुर में VIP रोड में स्थापित है। वहाँ पर हम क्या पढ़ाते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग एक क्रम में हैं, एक सैचुरेशन टाइम में। हम ये सब बातें अच्छी लगती हैं पर उस पीक में हम पहुँचे नहीं हैं। अभी हम यहाँ हैं और यहाँ पर है और उस पीक में पहुँचना है। तो हमारा जो विद्यालय है वो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है और वहाँ पर हम बच्चों को, जो नर्सरी के बच्चे हैं, उन्हें 2 वर्ष माँ के उपकारों को समझाते हैं। केवल 2 वर्ष आपकी मम्मी जी, आपकी अम्मा जी, आपकी दाई जी आपके लिए क्या क्या करती हैं। अगर 2 वर्ष एक संबंध को बच्चे ठीक से समझ लेते हैं, फिर बाकी संबंधों को समझाने में देरी नहीं लगती। तो जहाँ अ से अनार बच्चे पढ़ते हैं, हमारे विद्यालय में बच्चे अ से अम्मा पढ़ते हैं, आ से आहार पढ़ते हैं, ई से इच्छा पढ़ते हैं, है ना। तो ये जो आप बातें कह रहे हैं, जो भैया बोल रहे थे कि बच्चे से क्या पूछोगे, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कि क्या बनोगे, है ना। तो हम बच्चों से जब भी बच्चे आते हैं, आज खुश हो, जब जाते हैं आप खुश हो, क्योंकि ये पूरा मार्गदर्शन हमको श्री ए नागराज जी बाबा जी द्वारा मिला है। तो वो हमें बोलते थे, बेटा अगर बच्चे आ रहे हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो खुश होकर आए। तो हमारे लिए और कोई चीज़ नहीं है, ना वहाँ पे कोई यूनिफॉर्म है, ना वहाँ पे कोई कंपटीशन है, ना वहाँ पे कोई एग्ज़ाम है। तो बच्चा खुश होकर आए और खुश होकर जाए। अब इस बीच में 5 घंटे हमारे साथ बिताते हैं, तो हम क्या कराएं? तो पूरी प्राइमरी में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक काफ़ी सारी किताबें हैं, पर मुख्य हमारा जो प्रवृत्ति परिमार्जन है वो है संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन और नियंत्रण। तो हमारे जितने बच्चे हैं, आज जीने पर भैया ने बहुत सुंदर, बहुत ही संक्षिप्त में प्रकाश डाले हैं। तो हमने जीने पर क्या बात करी? भाव और विचार। तो वही बच्चे को बताते, आपको आज टिफ़िन कौन बनाया? तो बच्चे आके बोलते हैं मम्मा। मम्मा बनाए कि मम्मा जी बनाए, है ना। तो बच्चे बोलते हैं हाँ मम्मा जी। अच्छा, कौन सी भाषा अच्छी है, मम्मा की मम्मा जी? आप लोगों को क्या लगता है? माँ जी, है ना।
हमें कोई ज्ञान नहीं, पर फिर भी दिल की आवाज़ बोलती है जी लगाकर बोलना एक अच्छी बात है। तो ये बच्चे बहुत सहज रूप से करते हैं। तो सबसे पहला है कि भाषा का मानवीकरण हो। तो इसीलिए माँ जी, पापा जी, नानी जी, दादी जी। अब जहाँ संबोधन ठीक होता है, क्या उनके साथ वो अनाचार कर सकते हैं? क्या उनके साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं? जब हम सम्मानपूर्वक भाषा बोलते हैं तो नेचुरली हमने देखा है उनके भाव में भी सम्मान को हमने देखा। तो दूसरा यहाँ से शुरू हुआ संबोधन के बाद सहयोग। तो कुछ बच्चों के साथ में हम लोगों ने ऐसी बात की, तो हर बच्चे एक पेंसिल लाते थे, है ना, एक रबर लाते थे, 2 रोटी अपनी टिफ़िन में लाते थे, जो जनरल होता है। अभी आपको अपने लिए ही नहीं सोचना है, आपके साथ जो भाई बहन पढ़ते हैं उनके लिए भी सोचना है। हो सकता है उनकी पेंसिल टूट जाए, हो सकता है वो आज टिफ़िन ना लाएं, तो अपने लिए एक एक्स्ट्रा पेंसिल, एक एक्स्ट्रा रोटी हर बच्चे लाते, एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े भी लाते थे बच्चे। तो इस तरह से सहयोग इसकी और सूक्ष्मतम भाग है ना। तो खेल में सहयोग, पढ़ने लिखने में सहयोग, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता। अगर आपने 2 पैराग्राफ आगे लिख दिए तो रुको, रुकना भी सहयोग है। अपने भाई बहनों को बताओ जो आपने कर लिया, है ना, तो रुकना भी सहयोग है, उनको आगे साथ लेकर चलना भी सहयोग है। तीसरी बात है आज्ञा पालन की। तो तीसरी बात है, ठीक है ना, सब साथ साथ में मेरे, है ना, आप सब सुन ही रहे होंगे। तो तीसरी बात है आज्ञा पालन की। तो आज्ञा पालन, अभी हम ऐसा सोचते हैं बेटा पानी ला, तो अरे मेरा तो आज्ञा पालन नहीं किया। बेटा होमवर्क करके लाना, तो दूसरे दिन नहीं किया, अरे मेरा आज्ञा पालन नहीं किया। तो आज्ञा पालन एक बहुत ही हम लोग को भी समझने को मिला कि समझदार व्यक्ति का आज्ञा पालन होता ही है। आज्ञा पालन कराने की चीज़ नहीं है। जब हमने शुरू में शुरू किया तो हमें लगता था, हम बाबा जी के पास जाते थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में शुरू हुआ, तो हम बोलते थे बाबा जी बच्चे ना हमारी बात नहीं सुनते, हमारा आज्ञा पालन नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। तो बेटा बोले, बेटा बच्चे गलत नहीं होते, बच्चे गलत नहीं होते हैं, समझदार व्यक्ति का ही आज्ञा पालन होता है ना। तो हमारे आचरण को बच्चे देखते ही हैं, हम अच्छा आचरण करते हैं तो हमारा आज्ञा पालन स्वयं स्फूर्त होता है, जो फोर्सफुली नहीं है। वो भी चीज़ें हमने विद्यालय में देखी। इसके साथ हम लोग जो चौथी भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वो है नियंत्रण। जैसे अभी हम बोलते हैं मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए, है ना, फ्रीडम में ही सुख है, ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम पूरे एग्जिस्टेंस को देखें और खुद को भी देखें, नियंत्रण ही सुख है। तो नियंत्रण मतलब क्या है कि मेरी भाषा जी लगाकर बोल रहे हैं, वो एक नियंत्रण है ना, वो सुख देती है। जो भैया अभी बोल रहे थे कि रूप बल धनपद और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, क्या इंद्रियों में संयम, वो नियंत्रण हमें सुख देता है ना। जब हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं सही के मार्ग में, वो हमें सुख देता ही है। तो बच्चों की भाषा नियंत्रित, भाव नियंत्रित, इवन बच्चे ऐसी मुद्राओं, अनेक 500 मुद्राओं का ज्ञान देते हैं, मुद्राएं नियंत्रित, अंगहार नियंत्रित। तो जब बच्चे चलते या बैठते भी हैं साथ में, तो बेटा एक दूसरे को आपको टच भी ना हो, क्योंकि आपकी कोहनी से किसी को लग सकता है, ये बहुत छोटी छोटी बातें, इतना नियंत्रण चाहिए हमको। तो इस तरह से एक छोटा प्राथमिक विद्यालय का संक्षिप्त रूप में और डिटेल में अभिभावक विद्यालय में आप सभी संपर्क कर सकते हैं। हम सभी वहाँ पे अध्यापिकाएं हैं जो आप लोगों को सहयोग करेंगे। बहुत क्लियर नहीं हुई हो और बात कर सकते हैं, और सभा का और कोई सुझाव हो तो और कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं? वो पूछने वाले बच्चे कहाँ हैं? आयोजक मंडल उपयोगी लगी तो कितने लोगों को लगता है कि इस बात को पूरा समझना मेरी ज़रूरत है? कितने लोगों को लगता है? ठीक है, पूरा समझने के लिए आपकी तरफ से प्रयास क्या होगा? है
हाँ, ये एक अच्छा काम है जो आपने कहा कि हम स्कूल देखना चाहेंगे, ये ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि इस समूह में कभी दोनों की सहमति से हम एक बस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, छोटी बस बड़ी बस जो भी जितने भी लोग हों, और एक स्कूल की विज़िट करें। यदि स्कूल की विज़िट करके हमारी बहनों को या हमारे भाइयों को ऐसा लगता है कि कल हम दुर्ग में एक ऐसा स्कूल चलाना चाहेंगे, तो उसकी तैयारी करें। समय हो गया है, तो समय के बाद में क्या होता है आप लोग अच्छे से पता है, लेकिन ये पहला अवसर है कि आदरणीय हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं, और पहुँचने के कारण भी है कि एक विश्वास। आज के जो परंपरा है वो परंपरा ला थोड़ा सा डाइल्यूट करते हुए हमें नया विचार लाए के कोशिश करेगा। हाँ जी, एक चाय थोड़ा सा शांत कर दीजिए। आप जहाँ चाय पी रहे हैं नीचे रख दीजिए और उठते समय उठा के ले जाइए, है ना, रिलैक्स हो जाइए। हाँ, तो आज का जो प्रोग्राम था, या प्रोग्राम है या प्रोग्राम रहेगा, तो अभी तक तो दो बार हुआ है। एक जिला साहू संघ दुर्ग में जो पहली बार साहू समाज के एक फंक्शन में आदरणीय जी का आगमन हुआ था, और दूसरा मौका और ये हुआ जब पता लगा कि उस शिविर के माध्यम से यहाँ के अध्यक्ष हीरालाल साहू जी सबसे पहले वही गए अभ्युदय संस्थान में, अभिभावक विद्यालय वहीं पे लगा हुआ है, वहाँ पे उनको ये कहा गया था कि सबसे पहले वहाँ पे अटेंड करो। लेकिन बात ये हुई कि उसमें अटेंड करने के लिए तो गए थे, लेकिन इतनी उपस्थिति हो गई, भीड़ हो गई कि उनको कैंसिल करके रायपुर में करना पड़ा। तो ये कि एक चमत्कार भी है कि कुछ क्षेत्र में 50-60 लोग बैठते थे, वहाँ पे करीब 200, 250, 300 लोग उपस्थित हुए थे, और फिर भी कई जगह से उपस्थित हुए। जिला साहू संघ दुर्ग में जब मैंने ये प्रपोज़ल रखा, तो हालांकि एक नया तो था, लेकिन विश्वास भी था आदरणीय जी जरूर मानेंगे, और उन्होंने माना, और उसका प्रतिफल बहुत सारा बिखरा हुआ। ऑल इंडिया बेसिस पे कई लोग तो ये हुआ कि टेलीफोन कर करके पूछते थे कि भाई मतलब हम लोग 15 लोग आने वाले हैं, क्या करेंगे। मैं मना करता था कि एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें हम लोग समाज का करेंगे, यदि भीड़ ज़्यादा हो गई तो फिर कैसा होगा, वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं रहेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि महोदय जी जब दिल्ली से आ सकते हैं तो हम गुजरात से क्यों नहीं आ सकते, या फिर मतलब इधर ही छत्तीसगढ़ से दूर दूर से क्यों नहीं आ सकते। और ज़बरदस्ती आए भी, उनका एक उत्साह था, और उत्साह को परिवर्तित और आगे बढ़ाने के लिए हमने कोशिश किया कि यहाँ पे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा कि भाई हम करना चाहते हैं, कैसे करें, इस शिविर यहाँ पे करना चाहते हैं, करना चाहें। लेकिन उस समय ये हुआ, उपस्थित दे दिए थे, लेकिन जब हम वापस जब गए महोदय जी के स्थान में, तो ऐसा लगा कि हमारा बात पूरा पक्का हो गया। लेकिन हुआ क्या कि जब डायरी देखे, अपने जब डायरी को देखे, तो कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे हमारे लिए समय निकाल सके। तो अंततः उन्होंने एक और प्रबोधक को मतलब तैयार किया, और करने के बाद में वो भी आने के लिए तैयार था इसी जगह में, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी को थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी रुक गया। तो एक्सीडेंट के बाद में ये सर काफ़ी समय हो गया, और अंततः हमको वो स्वाद लेने का मौका भी मिल गया। कम से कम आदरणीय जी हमारे बीच में है, सोम भाई अब आदरणीय बार बार मत। और आज उनका पहली बार, क्योंकि ये जो प्रोग्राम आज बता रहे हैं वो एक्चुअल में परिचय शिविर के तहत होता है, और हर चीज़ बता दिया। लेकिन यदि आत्मा, परमात्मा और विश्व जितने भी बात सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं,
तो वहाँ पे ज़रूर जाइए। यदि अरेंज यदि होता है यहाँ पे तो यहाँ पे भी आइए, क्योंकि हम लोग बहुत बिखरे हुए ये हैं कि मतलब हम जानना नहीं चाहते, लेकिन जानना और मानना पहचानना में अलग अलग अंतर है। मुख्य सूत्र के रूप में हमने जो प्राप्त किया उसमें ये था कि समझना, जीना, समझाना। हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रवचन सुन लिए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ जाके पूछोगे तो बोले मुझको समझ में नहीं आया। तो क्या होता है कि अच्छा, दूसरा यह है कि जितना भी सुने हैं उसको हम लोग क्या कर सकते, मैं जान गया, लेकिन जब पूछो क्या जान गया तो वहाँ पे पता नहीं। तो क्या एक सूत्र रूप में बना हुआ है, जब तक हम समझेंगे नहीं या समझदार नहीं होंगे, तब तक हमको अधिकार नहीं है कि हम किसी बात को दृढ़तापूर्वक कहें, क्योंकि वो गलत ही साबित होगा। जब समझ गया तो समझाना होता है, समझना के बाद में जीना होता है। मैं जब सदा सत्य बोलो यदि बोल रहा हूँ और यदि मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो वो व्यर्थ है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ज़्यादा विद्वान न समझे, क्योंकि जब तक उसको जीना नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो समझे वाला व्यक्ति ही समझा सकता है, उनको अधिकार है। उसके बाद में कैसा होगा तो जिएगा, जैसा बोला है उसके अनुसार से उसको जीना है। तो समझना हो गया, जीना हो गया, तभी आप व्यक्ति आपको समझा सकता है। तो ये एक सूत्र है, समझना, जीना और समझाना। तो इस चीज़ को हमने समझा और समझ के मैं तो बता रहा हूँ कि आज यहाँ बिटिया बैठी हुई है, ये लोग पूछते थे पापा जी चलेंगे कहाँ, तो बोले अछोटी। क्यों जाना है? नहीं चलिए घूमने के लिए, वहाँ पे अच्छा शिविर वगैरह होता है। प्रश्न पूछते थे, मैं जवाब दे देता था, क्योंकि कबीरपंथी हूँ, कबीरपंथ के अनुसार से बताता हूँ। तो एक दिन इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि आधा घंटे के लिए जा रहे हैं, हमारा भी काम है और उस बीच में हम लोग घूम के आ जाएंगे। मैं गया, जाने के बाद में वहाँ पे बोले कि ऐसा करना, एक जगह शिविर चल रहा है इस रूम में, चुपचाप बैठ जाना, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, आप सुन के आ जाइए। वहाँ पे एक परिवर्तन हुआ, सुनने के बाद में ये ऐसा लगा कि सोमदेव जी उस समय वहाँ पे रहते थे रायपुर में, और वहाँ जो शिविर चल रहा था उन्होंने कहा कि सोमदेव जी त्यागी आ रहे हैं, उनका बात ज़रूर सुनिए। हमने सुना तो समझ में नहीं आया, जैसे यहाँ पे शिविर चल रहा है उसी तरह समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज़ जैसे मैंने आप शुरू में कहा था कि उन्होंने कहा कि स्पेस एंड यूनिट, आत्मा परमात्मा अस्तित्व, बहुत सारी बातें इसमें सुनने को मिलता है। तो वही चीज़ समझ में नहीं आया कि वास्तव में है क्या चीज़। तो स्पेस एंड यूनिट तो समझ में नहीं आया, इसलिए मैं जिक्र किया था मैं और मेरा डंडा। भागवत चल रहा था तो उन्होंने मतलब यही मैं और मेरा डंडा करके बहुत सारे समझाते थे। 7th क्लास का स्टूडेंट था उस समय, तो उसको मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन ये समझ में आया कि मैं और मेरा डंडा। आखिर में उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। एग्ज़ाम्पल ये था कि 11 चोर डाका डालने के लिए वो गांव में गए थे, और उन्होंने कहा था कि भागवत यहाँ चल रहा है, अपने कान को बंद कर दो, क्योंकि यदि कान बंद नहीं करेंगे तो हमारा जो क्रम है, हमारा जो इच्छा है डाका डालने का, वो ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन आगे चलते चलते उन्होंने मतलब कहा सबको कि अपने कान में रुई डालो, उंगली डालो, ताकि उनकी आवाज़ हमारे तक ना पहुँचे। तो ऐसा करते करते आगे गए। क्या हुआ कि आगे चलते हुए उनका पैर जो है ना, नीचे गड्ढा था उसमें फंस गया, तो उनके कान से अलग हो गया हाथ। तो उस समय एक चीज़ बोले थे कि वो पकड़े जाने के बाद में उनको काफ़ी प्रताड़ित किए, उनको सुनाने कोशिश किए, लेकिन उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। लेकिन अंततः एक ऐसा दिन आया कि मुझको ये ज़रूर कुछ न कुछ होगा। तो उनको जो ये बोला गया, वहाँ पकड़ा गया तो कि भाई देवी को यहाँ पे लाया जाए। बहुत विकराल रूप में देवी बना के लाए। लाने के बाद में ये पता लगा
कि उन्होंने तो कर दिया, उसमें एक ही चीज़ दिखा कि उनको पता था कि देवी देवता के छाया नहीं होते, और वहाँ पे देखा छाया था। तो उन्होंने फिर कहा कि मैंने कोई यहाँ पे कुछ काम नहीं किया है, मैं किसी चोरी डकैती नहीं किया, और उस पर वो जान उसके बच गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ छोटी सी बात हमारे लिए छोटी सी बात, उसके परछाई नहीं होता, इसलिए उनकी प्राण रक्षा हुआ। और प्राण रक्षा होने के बाद में उस दिन से वो पूरा छोड़ दिया इस टाइप का काम। तो एक प्रश्न इस टाइप का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं और मेरा डंडा उस दिन का एक सूत्र था, और दूसरा यह था स्पेस इन यूनिट। इनका मैं लंच ब्रेक हुआ तो उस समय पूछा, महोदय जी ये वास्तव में है क्या चीज़, स्पेस इन यूनिट? तो इन्होंने कहा था, साहू जी ऐसा करो 7 दिन का शिविर करो, जैसे आप लोगों को कह रहा है 7 दिन का शिविर, तो उसी प्रकार से मुझको भी बोला 7 दिन का शिविर करो। तो 7 दिन के शिविर के तीसरे दिन मुझको वो चीज़ पता लगा, तीसरा दिन या चौथा दिन में, कि स्पेस एंड यूनिट का जो था पूरा का पूरा बताया, और मैं और मेरा डंडा का सॉल्यूशन वहीं पे मिला। उस दिन से मैं बोला कि ये बहुत ही बेहतरीन। और दूसरा एक चीज़ क्वालिटी है, इनके पास जो भी जाते हैं पैर छूने की आवश्यकता नहीं, वो सीधा गले मिलते हैं, और गले मिलने से इतना खुश हो जाते हैं लोग बाग, प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग तो इनको जादूगर बोलते हैं। एक शायद आपके साथ सज्जन आए थे, दिख तो नहीं रहे हैं अभी, वो अपने यहाँ शिविर कराना चाहते थे। तो बेसिकली ये एक इस तरह की बात है कि यदि इसकी कंटिन्यूटी नहीं है, कोई भी जगह में जाओ 7 दिन 1 दिन अच्छा ही लगता है, उसके बाद 3-4 दिन में सब ठीक हो जाता है। तो कैसे कंटिन्यूटी बनाएंगे और कैसे आप इसको लेके चलेंगे, उसके क्या तरीके, प्रैक्टिसेबल क्या हो सकता है, उसको देख के कैसे हम आगे बात करेंगे, है ना। तो आगे चलने के लिए आपके मन में क्या है? मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले फीडबैक के रूप में आप सबसे एक अभिमत जानना चाहता हूं। क्या आप जो आज यहाँ शिविर में उपस्थित हैं उनमें ऐसी भावना जागृत हो रही है, ऐसी बात आ रही है कि निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम में क्या इस प्रकार का शिविर, बल्कि साप्ताहिक शिविर के रूप में आयोजन पुनः यहाँ पर किया जाए? अगर आप लोगों का अभिमत हाँ हो तो आप सभी अपना हाथ ऊपर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से यदि किसी के मन में ऐसा विचार हो कि ऐसी शिविर ये आश्रम में जितना हो गया बहुत है, अब आगे इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा यदि आप का विचार हो तो ऐसे लोग भी हाथ ऊपर करें। तो आपका अभिमत पॉजिटिव साइड में है और इसके लिए आप अपने लिए ताली बजाइए। और ये संदेश आपको बुलाता हूँ, मैं आपको बुलाता हूँ। तो ये सभा के साक्षित्व में ये भावना हमारे परम सम्माननीय श्री सोमदेव त्यागी जी जो आज के प्रवक्ता रहे हैं और आपके पावन संरक्षण में अभ्युदय संस्थान, मानवीय शिक्षा शोध संस्थान ग्राम अछोटी में संचालित हो रहा है, ये आप सबकी भावना निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम की ओर से आपके प्रति समर्पित है और इन सब की भावना यहाँ सार्थक होगी, फलीभूत होगी, ऐसा विश्वास है। जहाँ तक
निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम का सवाल है, तो ये संस्थान मूलतः कबीर दर्शन और संत कबीर के विचारों से अनुप्राणित है और साल में एक मुख्य कार्यक्रम जो वार्षिक कार्यक्रम के रूप में होता है, एक त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के रूप में, इसके अलावा अन्य जितने भी अवसर आते हैं ये आश्रम के प्रांगण में संपन्न होता है। और इन्हीं कड़ी में ये आज का ये अभिनव आयोजन, जिसमें बहुत ज़्यादा व्यापक तौर से आमंत्रण तो हम नहीं दे सके, पर 2-3 दिन का जो क्षणिक आमंत्रण है उस आमंत्रण को स्वीकार करके आप यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको संस्थान की ओर से। और आपके जनमत ने जो भाव प्रदर्शित किया है कि ऐसा शिविर, बल्कि साप्ताहिक शिविर के रूप में इस संस्थान में पुनः आयोजित हो, और इसके लिए आशीर्वाद आपसे अपेक्षित है। जब भी ऐसा अवसर आए तो हम आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करेंगे और वो आयोजन यहाँ निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम में होगा। अभी कुछ जो क्षणिक 1-2 दिन में परिवर्तन हुए हैं, जिसके बारे में आप सब अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा असमंजस में आ गए थे कि इस प्रकार की गैदरिंग का यहाँ संभव हो पाएगा वर्तमान परिवेश में। किंतु आप सब लोगों की भावना बहुत सुंदर रही कि किसी बात की परवाह किए बगैर आप ये शिविर को अपनी उपस्थिति दे करके सफल बनाए हैं। तो जो भाव यहाँ प्रकट हुआ कि निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम में जल्द से जल्द ये जो समय मिला है आज के दिनांक में, आज 15 मार्च को, वो सफलीभूत हो, इसको अमली जामा पहनाने में सबसे प्रथम भूमिका रही है हमारे आदरणीय डॉक्टर हीरालाल साहू जी, जो निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना प्रमुख रूप से प्रेरणा, सशक्त प्रेरणा यहाँ पर देते हुए ये भाव व्यक्त किया कि इसके लिए भोजन की व्यवस्था मेरे तरफ से रहेगी, और हम उनके इस पुरुषार्थ के लिए उनका नमन करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आज जो मध्याह्न में भोजन की व्यवस्था हुई डॉक्टर हीरालाल साहू जी की तरफ से हुआ है, और मैं उन्हें बहुत ही सम्मानपूर्वक आमंत्रित करता हूं कि आज के इस अंतिम कड़ी में कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आप सादर आमंत्रित। आज बड़े सौभाग्य की बात है हमारे बीच, हम सोच नहीं पाए थे ऐसे महानुभाव श्री सोमदेव जी त्यागी का हम उपस्थिति से गदगद हुए हैं। मैं तो काफ़ी दिनों से सोचता भी रहा कि उन्हीं का ही कार्यक्रम इस आश्रम में पहली बार हो, उन्हीं से शुरुआत हो, ये मेरा निश्चय था। इसके लिए मैंने अयोध्या प्रसाद जी को कई बार कहा, उन्होंने भी इनसे उनसे उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए किसी से भी शुरुआत किया जाए। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य है कि आपसे ही यहाँ के इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, इसलिए मैं काफ़ी गदगद हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजन के लिए ज़्यादा दिन समय नहीं लगा, मुश्किल से 7 दिन समय लिया गया था। पिछले रविवार को आपसे बात हुई थी और तब हम लोग उसी दिन यह कार्यक्रम पूरा किस तरह से करना है ये हमने एक बना लिए, मन की होना चाहिए। और आज मैं इस उपस्थिति को देखकर बहुत गदगद हूँ। आप सब यहाँ पर अपना एक बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ। हमारे मुख्य अतिथि प्रवक्ता के रूप में माननीय श्री सोमदेव त्यागी जी, मुख्य प्रबोधक अभ्युदय संस्थान ग्राम अछोटी, इनके साथ में पधारे अभ्युदय संस्थान के और भी सहयोगी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं
कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें काफ़ी सहयोग दिया। आज किसी से भी समय नहीं निकल पाता है, सब लोग अपने इस समय का सदुपयोग किसी तरह से करते हैं, लेकिन ये बड़ा सौभाग्य कि इस इतना सुंदर कार्यक्रम के सुनने और गुनने और अपने जीवन में उतारने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं आप सबका आभारी हूँ। ऐसा ये अंतिम कड़ी संस्थान की ओर से, आयोजक समिति की ओर से हमारे अतिथि महोदय का स्वागत सम्मान, हमारे ट्रस्टी साथी श्री नियमित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें मुख्य त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम बहुत अच्छी गैदरिंग होती है और प्रत्येक संत जो भारतीय और अखिल भारतीय जिस स्तर पर प्रसिद्ध हैं उनका प्रवचन हिंदी का बहुत अच्छा होता है, जिसमें जनप्रतिनिधि लोग खुलकर भाग लेते हैं, उनका सहयोग भी मिलता है। किंतु जो भी आज तक आध्यात्मिक प्रवचन कवि दर्शन के आधार पर हुआ है, अध्यात्म की बहुत ऊंची ऊंची बातें हम लोग 3 दिन तक श्रवण करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। किंतु उन अध्यात्म की बातों को जीवन के धरातल पर उतारने का आज एक अभिनव क्रम चला माननीय हमारे मुख्य प्रवक्ता के माध्यम से, जिनसे ऐसा अनुभव होता है कि अध्यात्म जो किताबों से उतर कर हमारे मस्तिष्क पर आती है वो हमारे जीवन में यथार्थ रूप में ढल नहीं पाता, किंतु जब हम उनको अपने जीवन अपनी जिंदगी से कोरिलेट करते हैं तब उसकी पूर्णता का एहसास होता है। बहुत बढ़िया। और ये प्रयास हमारे लिए इस संस्था को सही दिशा में नियोजित करने के लिए उत्तम मार्ग सुझाता है। अभी तक जो फॉर्मल एजुकेशन इस संस्थान के माध्यम से हम प्रारंभ नहीं कर पाए, 1-2 बार वहाँ अभिभावक विद्यालय रायपुर में जाने का अवसर मिला, हम लोग गए थे, देखे वहाँ की गतिविधि। अभ्युदय संस्थान और छोटी में भी गए थे और वहाँ की गतिविधियाँ शिविर के माध्यम से देखा। वहाँ की स्कूल की संचालन व्यवस्था हम लोग नहीं देख पाए अभी तक, और वही सपना इस निर्मल ज्ञान मंदिर जगह आश्रम के संबंध में भी है कि जीवन विद्या की प्रेरणा से संचालित एक ऐसा विद्यालय यदि निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम के प्रांगण में हम फलीभूत करने में सफल हो पाए तो ये जीवन की जो अंतिम पड़ाव है उसमें इसको हम अपना परम पुरुषार्थ समझेंगे। हमारे इस आश्रम के संचालक जन यही भावना मैं इस समय व्यक्त करना चाह रहा हूँ। एक ये कितने लोगों को ऐसा लगता बहुत सात्विक और बहुत स्वादिष्ट। तो मैं कई बार मतलब मेरे अंदर मन में भी चलता रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक ही महीने में कई राज्य बदल जाते हैं, तो लगातार कई जगह खाना होता है, लेकिन बहुत ही मन का खाना मिला, उसके लिए दलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ उसी कमरे में बैठ के आपके पूरे परिवार का दृश्य भी सामने आपके बहुत सारा सुनते थे, लेकिन अभी तक जब रोजमर्रा की यादों की वो लेवल है कि जब एक संत कोई साधु तपस्या करके एक आश्चर्य वो कुछ रहस्यमयी या कुछ चमत्कृत कर देने वाली सिद्धियों के साथ कोई हो जाते हैं, या कोई किसी ऐसे श्रेष्ठ आचरण के साथ हो जाते हैं कि जो भी सामान्य आदमी हो नहीं सकता है, तो फिर पूजा करना ही एक उससे हमको बहुत प्रेरणा मिली है, इसमें कोई शंका नहीं। जब मैं मेरी 24 साल की एज में जब मैं मेरी जॉब छोड़ के निकला था
तो मेरे को निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई सपोर्ट भी नहीं था, कोई उस समय कोई गुरु भौतिक रूप में नहीं था, कोई किताब और कोई आर्थिक रूप से भी बहुत कोई मजबूती पीछे नहीं थी। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे चला जाए। तो उस समय मुझको एक लाइन ने बहुत हिम्मत दी थी, और वो आज तक भी देती है, कि अंतिम क्षणों में पछताना नहीं पड़े, बस इतना मेरे साथ टिक जाए तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। जो मैं कर सकता था मैंने किया, जितनी मेरी हैसियत थी वो मैंने किया। तो मुझको लगता है कि ये लाइन हम सब के लिए उतनी ही एप्लीकेबल है कि हमारे अंतिम समय में हमको लौट के पीछे मत देखना पड़े, यार ये कर लेता तो ये हो जाता, है ना। तो लेकिन आप सब लोगों ने एक बढ़िया जीवन जिया है, लेकिन इस तरह की बात, इस तरह का विद्यालय शुरू करने के लिए भवन अपने आप में एक साधन है, लेकिन कोई इस तरह का विद्यालय सफल होगा तो आप जैसा एक संरक्षक मंडल जो कि पूरी बात से गुजरा हुआ है, तब एक शिक्षक का एक समूह मिलेगा जो उसमें अपना तन मन धन लगाएगा। यदि आप अपने अभी बचे हुए समय में इसको सफल कर ले जाओ, तो आदरणीय कबीर बाबा ने जो कुछ कहा, ज्ञान के रूप में जो कुछ उन्होंने साफ साफ कह दिया, सारे लाग लपेट पैकिंग सब हटा के जो कुछ वो साफ साफ कह पाए, क्या उसको शिक्षा में लाया जा सकता है? शिक्षा में ला पाए तो कबीर हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं, इस बात की आवश्यकता है। लेकिन एक ऐसी चीज मिल गई जिसमें कि शब्द से हम जिंदगी को बहुत पावरफुली कह पाए। जैसे इतनी सी चर्चा, ये 2 मिनट की चर्चा है, कितना ही बड़ा मंच हो और कितना ही पद और एजुकेशन और बुद्धिजीवी लोग बैठे हों, ये 2 मिनट की चर्चा में पूरा मंच गायब हो जाता है। 2 मिनट की चर्चा में तीसरा मिनट नहीं लगता है ना। जबकि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के शब्द हैं। तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान की रोशनी यदि अपने में ठीक से पचेगी तो बहुत सारी, अभी ऐसे मैंने अभी कहा कि बच्चे को हम पूछ रहे हैं कि बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं भी इस पे 2-3 दिन सोचा, यार हम ऐसा क्यों पूछते हैं, क्या सही पूछने का तरीका हो सकता है। उसी क्या बनोगे, उसी लय में कोई भाषा जुड़ेगी तो वो कनेक्ट होती है। तो अंदर से निकला कि कैसा जियोगे। अब क्या बनोगे, कैसा जियोगे, अब ये दोनों भाषा हम तक पहुंच रही है। तो मुझको लगता है कि ज्ञान भाग 1 है, उसको पचा के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएं, और हर आदमी जहां खड़ा है बिना किसी आदर्श बताए, बिना उसको अपराध बोध कराए, जहां खड़ा है वहां से एक एक कदम करके कैसे, और शिक्षा पूर्वक ये काम ज़्यादा आराम से हो सकता है। आज की सभा में जो एक फीलिंग लेवल आया, वो अब सभी ट्रस्टी लोग, जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, और जिन भी लोगों को आप यहाँ शुभचिंतक के रूप में जुड़ा हुआ मानते हैं, मैं तो आज निकलने के बाद जून तक पैक हूँ, जून तक पूरा हो गया है ना। मैं आज की आपकी सभा से बहुत खुश हूँ। बहनों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से आपने, एक बहन ने 2 राय करके रखी थी, शायद आप थी, है ना, आप नहीं थी, कोई एक पीछे बहन थी, शायद वो भी नहीं है। तो जिस तरह से आपने आज की चर्चा में को पार्टिसिपेट किया है, उससे ये तो लग रहा है कि आप लोग बहुत सोचने, पहले से ही आपका सोचने विचारने का विंडो खुला हुआ है, और किसी इस तरह की चीज़ को हम ज़मीन पे उतार सकते हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं भी हैं। मैंने मेरी तरफ से अभी ये स्वीकारा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में मेरी भूमिका जितनी थी वो मैंने अदा की है पिछले 20 सालों में। वर्तमान में मैं दिल्ली और गुजरात की जिम्मेदारी को मानसिक और भौतिक रूप से स्वीकारे हुए हूँ। तो मैं छत्तीसगढ़ में बहुत कम समय रहूँगा, बीच बीच में आना जाना होता है, और ये और बढ़ेगा अभी, ऐसा लगता है। रायपुर टीम में और छोटी टीम में मिला के हमारे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं जिनकी बहुत अच्छी योग्यता है ना, और इस काम को धीरे धीरे, लेकिन मूल रूप में आपकी तरफ से गति ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जितने लोग हैं वो सब अपनी अपनी भूमिकाओं में पैक हैं। किसी का बहुत ज़ोर से आग्रह आएगा तो फिर कुछ सोचते हैं, नहीं तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो अभी अगला क्रम इसका ये है कि अगले क्रम में कुछ और इसी तरह के वनडे किए जाए। एक ये हो सकता है ना, उसमें सुरेंद्रपाल जी हैं, अशोक गोपाला जी हैं, और हमारे मित्र हैं, जिनकी भी स्थिति होगी उस समय आ सकते हैं।
अब जितना हमारा समूह है उसको एक बेसिक क्लैरिटी हो गई है कि किस तरह की बात है। जो दूसरा आएगा वो दूसरे एंगल से बोलेगा, तीसरा आएगा उसी बात को तीसरे एंगल से बोलेगा, वो हमारे लिए उपयोगी होगा। कोई एक समय में अभ्युदय संस्थान में शिविर होते ही हैं, हम उन शिविरों में शामिल हो जाएंगे। कोई एक समय में जब माहौल, पहला शिविर रेजिडेंशियल हो, इस बात की ज़रूरत है। अभी मुझको पता नहीं है कि यहाँ 100 लोगों का रेजिडेंशियल शिविर करने की कितनी स्थिति। पहला शिविर आवासीय होगा, क्योंकि जब आप शाम को अपने घर जाते हैं तो आपकी गृहस्थी शुरू हो जाती है। गृहस्थी शुरू होने के बाद में उसकी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। फिर जब सुबह वापस लौटेंगे तब फिर दोबारा शुरू करेंगे, तो वो गहराई नहीं आती। तो पहला शिविर यदि आवासीय होगा तो ना आपको खाना बनाना है, ना आपको ऑफिस जाना है, ना रात को लौट के पारिवारिक जो भी समस्याएं, जो भी काम हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचना है। पहला शिविर यदि आवासीय हो जाएगा तो एक मजबूत जड़, एक मजबूत आधारशिला हो जाएगी। धीरे धीरे उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। आप में से जितने लोगों को ये रुचि देखो, जब मैंने पहला शिविर किया था और मुझको लगा ये काम की चीज़ है, तो मैंने ये इंतज़ार नहीं किया था कि मेरे शहर में कब होगा, देश में जहाँ होगा वहाँ चलेंगे, क्योंकि अभी ये मेरी ज़रूरत है, मेरी फैमिली की ज़रूरत है। और आज ये लगता है कि कम से कम दिल्ली में जिस तरह के, दिल्ली भाव के रूप में बहुत बंजर भूमि है। दिल्ली अपने आप में बहुत एक पॉलिटिसाइज्ड जगह है, जहाँ राजनीति के सिवाय लोग धन और पद और राजनीति के सिवाय कुछ नहीं सोचते। यदि उस जगह में भी रिजल्ट मिल गया, और एक ऐसा रिजल्ट मिल गया जिसको वर्ल्ड वाइड कई देशों के तमाम डेलीगेशन और भारतीय में कई राज्यों के लोग आते हैं, तो कोई चीज़ जब बहुत पॉपुलर हो जाएगी तो एक लंबा फिर तो एक अलग तरह से चलेगा। आज भी ये उतना पॉपुलर नहीं है, और हमने 20 सालों में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है। जितनी हमारी हैसियत थी उस पर जितना हमको समझने और जीने की स्थिति बनी, धीरे धीरे ही चल रहे हैं, क्योंकि गहरा काम है। पूरी जीवन शैली बदलता है, पूरा परिवार और व्यवसाय से लेके बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जब एक परिवार को इस तरह से सब बदलना होता है तो उसकी बहुत ताकत भी लगती है। तो यात्रा सुखद है, जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट देने वाली है। मानव और पशु में अंतर इतना ही है कि मानव में सोचने की ताकत है। ये पहली बार आदमी की सोचने की ताकत को व्यक्त करने का अवसर देती है। अभी तक तो था कि हम गुरुजी की शैली में बोल रहे, ये हर व्यक्ति की अपनी मौलिकता को व्यक्त करने का अवसर देती है। आपके भीतर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उसको व्यक्त करने का एक बड़ा अवसर देती है, और उससे हमको बड़ा एक अपने में विश्वास आता है। फिर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा करें कि परिवार चलाएं कि संस्थाएं चलाएं, सबको चलाने का हमारा दृष्टिकोण बदलता है। बहुत सुखद संभावनाएं हैं। दुर्ग में ऐसा हो। आदरणीय नागराज जी, अभी मैं वो रितंबरा जी हैं, साध्वी रितंबरा जी से अभी किन्हीं के थ्रू मुलाकात हुई। उनको 2 बुक दी गई, जिन्हें शिविर किया था उनसे बात हुई, उन्होंने बुक पढ़ लिया। बुक पढ़ के उन्होंने मेरे को फ़ोन किया 4 दिन पहले। उन्होंने कहा कि आदरणीय नागराज जी सशरीर थे और मैं भी सशरीर हूँ, लेकिन उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ, ये मेरा दुर्भाग्य है। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो जब इसकी महिमा को समझते हैं तो बहुत भाव विभल होते हैं, बहुत अपने आप में फील भी करते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि तमाम जिन भी आप लोगों की रुचि बनी होगी, तो आदरणीय नागराज जी के वीडियो हो सकता है अभी कम, थोड़ा सा एक गहराई बनने के बाद उनका वीडियो समझ में आता है, थोड़ी और गहराई बनने के बाद में उनके द्वारा लिखी गई बुक समझ में आती है। लेकिन अभी शिविरों के DVDs आपको YouTube वगैरह में मिल जाएंगे। तो जीवन विद्या शिविर डालेंगे या YouTube डालेंगे या WhatsApp नंबर जो राजा भाई ने आपको दिया है, तो धीरे धीरे आपके पास छोटे वीडियोज़ आते रहेंगे। फिर धीरे धीरे, फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें किसी तरह का दान चंदा, किसी तरह की फ़ीस, हम जहाँ भी जाते हैं लगभग कोशिश करते हैं अपने किराए से जाना, अपने किराए से आना। तो बहुत सात्विक तरीके से ये अभियान चलता है, और शुद्ध रूप से ये समाज की चीज़ है, ये परिवार की चीज़ है, ये बहनों की चीज़ है, ये घरों में आ जाए, इस बात की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।